हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। सबका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हमारे कक्षा 10वीं विज्ञान का जो हमारा अध्याय 3 है, जिसका नाम है ऊष्मा और ताप। यहाँ से आपकी त्रैमासिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर से बन के आते हैं सभी को अभी हम लोग देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को आपके प्रीवियस एग्जामों में पिछले 4-5 सालों में पूछा जा चुका है। मैं 2017 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस को यहाँ पर सम्मिलित किया हूँ जो कि पूछा जा चुका है। और जो हमारा चैप्टर 3 है ऊष्मा और ताप, कुछ बड़ा चैप्टर है नहीं, लिमिटेड 3 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से और वही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है किस प्रकार से अभी मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी एकदम इजी क्वेश्चंस यहाँ से बन के आते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें बताऊंगा ध्यान से सुने यार। और स्टूडेंट्स, सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, अभी तक से आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, देखो अब हम क्लास को आगे बढ़ाएं और क्वेश्चंस पेपर को देखें उससे पहले एक नज़र सभी स्टूडेंट्स ब्लूप्रिंट की ओर डालें। ये जान लें कि जो हमारा अध्याय 3 है यहाँ से कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले ये जानो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में यहाँ से कितने अंक का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखो आपको आपके जब क्वार्टरली एग्जाम में यानी तिमाही परीक्षा में आप लोगों को ये जो हमारा अध्याय है यहाँ से आपको जो है 1 अंक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको 2 अंक का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 3 अंक का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन आपको जो हमारा अध्याय 3 है यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखें यार तो ये जो हमारा अध्याय 3 है ऊष्मा एवं ताप, और ये जो हमारा अध्याय 18 है जिसका नाम है ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत, यहाँ से दोनों को मिला के जो कुल अंक निर्धारित है जो कि 7 अंक है, जो कि ये जो पैटर्न है आपके वार्षिक परीक्षा में फॉलो होगा। ठीक है, यानी कि दोनों अध्याय को मिला के यहाँ पर 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 7 अंक जो है कुछ इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक अंक का 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एक अंक का 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 2 अंक का 1 क्वेश्चन रहेगा और 3 अंक का 1 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यानी कि 1 2 2 2 4 4 और 3 7 अंक का रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, जब आप लोग बोर्ड एग्जाम दिलाने जाओगे तो आपको जो है एक अंक का जो 2 क्वेश्चन है ना वो दोनों चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो 3 अंक का जो क्वेश्चन है ना, 3 अंक का जो क्वेश्चन है मैक्सिमम अधिकतर जो हमारा अध्याय 3 है उसमें होता आप यहाँ से बन के आते हैं। और ये जो हमारे अध्याय 3 है यहाँ से 2 अंक टाइप के क्वेश्चंस उतना कुछ खास बनते नहीं है। जब आप लोग बोर्ड एग्जाम दिलाने जाओ तो वहाँ पर जो है शायद ही आपको 2 अंक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अधिकतर कभी कभी जो है कभी कभी पूछा जा भी सकता है और पूछा गया भी है। कभी कभी 2 अंक का भी क्वेश्चन जो है हमारे अध्याय 3 से डाल देते हैं। तो करते क्या है, अध्याय 3 से यदि 2 अंक का क्वेश्चन डालेंगे तो 3 अंक का जो क्वेश्चन है उसको जो है अध्याय 18 से देंगे, है ना। अब हम लोग त्रैमासिक परीक्षा में, जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपके जो है बुक के अध्याय 1 से अध्याय 8 तक आने वाला है, तो हमें तो अध्याय 18 से अभी कोई भी मतलब है नहीं। तो हमारे अध्याय जो 3 है यहाँ से आप लोग को 1 अंक का क्वेश्चन, 2 अंक का क्वेश्चन और 3 अंक के क्वेश्चन को आपको करके जाना है अच्छे से। ठीक है, 1 अंक का क्वेश्चन एकदम ईजी टाइप के आएंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से आएगा यहाँ पर से। ठीक है, और 2 अंक का क्वेश्चन जो है यार आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आ सकता है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए 2 अंक का भी क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि पूछा भी जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी 2 अंक के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी बनेगा और आपकी जो है त्रैमासिक अर्धवार्षिक इसमें भी आपको 2 अंक में देखने को मिल सकता है। 3 अंक का भी क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सरल। ठीक है, तो कुछ उस प्रकार रहा। तो आपको जो है हमारी तिमाही परीक्षा में आपको जो टोटल यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब चलो हम लोग देख लेते हैं यार कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं किस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 नंबर के क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं, 2 अंक के क्वेश्चंस जो किस प्रकार से बनते हैं हमारे अध्याय 3 से, और 3 अंक के क्वेश्चंस में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 अंक के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा अध्याय 3 है यहाँ से आपके एग्जाम में 1 अंक के टाइप के क्वेश्चंस को खाली स्थान में भी डाल सकते हैं, सही जोड़ी में भी डाल सकते हैं और सही विकल्प में भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आज आपको जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, यही जो क्वेश्चंस है, जितने भी यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, यही सब क्वेश्चंस आपको जो है खाली स्थान में भी देखने को मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है, सही जोड़ी में भी देखने को मिल सकता है। काफ़ी एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर, जिसमें आपके अभ्यास के प्रश्न का भी ऑब्जेक्टिव शामिल है और कुछ मैं अपने से भी बना के लाया हूँ, है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको एक बेहतर थोड़ा सा रिवाइज भी होने वाला है। ठीक है, तो देखो यार हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है कि ऊष्मा है, तो चलो बताओ ऊष्मा क्या है यार। तो ऊष्मा जो है एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, और जो ऊष्मा होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है तापमान के पैमाने फ़ारेनहाइट में मनुष्य का शरीर का सामान्य ताप होता है। तो चलो बताओ हमारी मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। ठीक, बहुत बढ़िया।
और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन पूछा है उष्मा का एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरण किसके कारण होता है। तो चलो बताओ, जो हमारा उष्मा है उसका जो है एक जगह से दूसरे जगह पर उसका ट्रांसफ़र जो है किसके कारण होता है, तो तापांतर के कारण होता है ना। ताप में जब हम लोग उसको डिफरेंस करते हैं, ताप में कम ज़्यादा करेंगे तब जाके जो रहता है उष्मा जो है एक जगह दूसरे जगह क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव के कुछ 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन पूछा है यार, उष्मा संचरण के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो चलो बताओ, उष्मा संचरण के कुल 3 प्रकार होते हैं, सबको पता होगा। तो कौन कौन से होते हैं, चालन होते हैं, पहला चालन होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, सबको मालूम होगा हमारे उष्मा संचरण के कुल 3 प्रकार होते हैं, तो चालन, संवहन, विकिरण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ बस हमारा 6वां क्वेश्चन पूछा है यार, उष्मा संचरण केवल चालन द्वारा किसमें हो सकता है। तो चलो बता, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि उष्मा संचरण में जब हम लोग चालन, संवहन, विकिरण को पढ़ रहे थे तो चालन के द्वारा जो है उष्मा का जो संचरण है केवल ठोस में ही संभव है। ठोस जैसे कि जो हमारा लोहा वगैरह है ना, लोहा है, हमारे जो बर्तन वगैरह रहते हैं ये सब क्या रहते हैं, ठोस रहते हैं ना। तो जो चालन का जो प्रोसेस होता है केवल ठोस में ही संभव होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन से यहाँ पर उष्मा का संचरण संवहन द्वारा मुख्यतः किसमें होता है। तो चलो बताओ, उष्मा का संचरण जो है संवहन द्वारा किसमें होता है। तो देखो, जो हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस होता है ये जो होता है द्रव एवं गैस दोनों में होता है, आप लोग ध्यान देना। ठीक है, सबको मालूम भी होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारा जो है 7वां क्वेश्चन का यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है विकिरण द्वारा उष्मा का संचरण हेतु किसकी आवश्यकता नहीं होती। तो चलो बताओ, विकिरण के लिए जो है उष्मा संचरण के लिए किसका आवश्यकता नहीं पड़ता, तो माध्यम का, मीडियम का आवश्यकता नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो है हमारे जो विकिरण प्रोसेस है ये जो है निर्वात में भी क्या करता है, अपना जो है निर्वात में भी ये क्या करता है, अपना काम करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है चालन के द्वारा, चालन जो है केवल ठोस में संभव है। ठीक है, द्रव जो संवहन जो है द्रव एवं गैसों में संभव है। ठीक है, और जो विकिरण का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इसके लिए ये जो होता है किस में होता है यदि पूछता है तो ये जो है निर्वात में भी हो जाता है। ठीक है, निर्वात में होता है, ऐसे आप लोग बताना रहेगा। लेकिन यहाँ पर पूछा था कि विकिरण द्वारा उष्मा का संचरण हेतु किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो है निर्वात में भी जो है गमन कर लेती है ना। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है ना, वो हमारे पृथ्वी तक आता है। ठीक है, तो पृथ्वी में जब आएगा तो जो ऊपर जो रहता है ना, आकाश जो रहता है हमारे, और ऊपर हमारा जो आकाश मंडल है समझो है ना, उधर हवा वगैरह रहता नहीं है, दो सब क्या रहते हैं, निर्वात रहते हैं। अब उधर निर्वात से होते होते हमारे पृथ्वी तक क्या करते हैं, आते हैं, है ना। तो ये जो है निर्वात में भी क्या करती है, गमन करती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको ध्यान देना। अब देखो यार, ये जो हमारा क्वेश्चन है जिसका पूछा है विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चलो बताओ, जो विशिष्ट उष्मा होता है ना, इसका एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। सभी बच्चे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है कि जो है परम शून्य ताप होता है। तो चलो बताओ, परम शून्य जो ताप होता है यार, वो जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस को ही परम शून्य ताप कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा है यार कि ठोस में रेखीय, क्षेत्रीय व आयतन प्रसार का अनुपात होता है। तो चलो बताओ, ठोस में रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार एवं आयतन प्रसार का अनुपात क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो रेखीय प्रसार जो होता है, ठीक है, रेखीय प्रसार जो होता है इसमें जो है केवल लंबाई में परिवर्तन होता है या लंबाई में वृद्धि होता है। ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार में क्षेत्रफल में वृद्धि होता है या क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। क्षेत्रफल से तात्पर्य है उसके लंबाई एवं चौड़ाई में, यानी कि यहाँ पर 2 चीज़ में हो रहा है। यहाँ पर रेखीय में लंबाई में बस परिवर्तन होता है, यहाँ पर एक चीज़ में हो रहा है। आयतन प्रसार गुणांक, यानी कि आयतन में परिवर्तन, आयतन से तात्पर्य है जिसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में क्या हो, परिवर्तन हो। ठीक है, तो यहाँ पर आयतन प्रसार में 3 चीज़ में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसलिए जो है इसका जो अनुपात हो जाता है 1:2:3 हो जाता है ना। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ, यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में दिया है 1:2:3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा यार, प्रश्न क्रमांक 12 है, वस्तु ए एवं वस्तु बी में वस्तु ए की विशिष्ट उष्मा वस्तु बी की तुलना में कम है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उससे पहले आप लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझो। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि वस्तु ए व वस्तु बी की तुलना में वस्तु ए की विशिष्ट उष्मा बी की तुलना से कम है। बी की तुलना से कम है, यानी कि इसका जो है कम है, इसका क्या है, कम है, और इसका क्या है, अधिक है। इसका विशिष्ट उष्मा क्या है, बी का अधिक है। ठीक है, अब देखो, जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था यार, जब मैं आपको स्पेसिफिक हीट पढ़ा रहा था, विशिष्ट उष्मा जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तु हैं, जिसका जितना विशिष्ट उष्मा कम रहेगा वो उतना ही जल्दी क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, जैसे कि लोहा जो रहता है,
ठीक है। लोहा जो रहता है उसका जो विशिष्ट उष्मा बहुत ही कम होती है, इसलिए वो जल्दी गर्म हो जाता है ना। और जो पानी रहता है उसका जो है स्पेसिफिक हीट जो रहता है, विशिष्ट उष्मा जो रहता है क्या रहता है, बहुत ज़्यादा अधिक रहता है, इसलिए वो धीरे धीरे गर्म होता है ना। ठीक, तो वही है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया ना क्या बोला है। तो यहाँ पर किसका विशिष्ट उष्मा कम है, किसका विशिष्ट उष्मा ज़्यादा है, यहाँ पर आपको दिख गया ना। यहाँ पर ए का कम है किसकी तुलना में, बी की तुलना में, यानी बी का जो विशिष्ट उष्मा अधिक है। ठीक है। अब चलो ऑप्शन को देखो। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए में बोला है वस्तु ए जल्दी गर्म होगी, बी बोला है वस्तु भी जल्दी गर्म होगी, सी बोला है दोनों समान रूप से गर्म होगा, जो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ए जो देख रहे हो ना, वस्तु ए जो है क्या होगा, जल्दी गर्म होगा, है ना। यहाँ पर जो है जिस वस्तु ए का जो विशिष्ट उसमें यहाँ पर हमें कम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है हमारा वस्तु ए जल्द गर्म होगा, हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में। यहाँ पर पूछा है स्टूडेंट्स की नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु सबसे अच्छा उष्मा का चालक है। ठीक है, सबसे अच्छा उष्मा का चालक पूछेगा तो आपको लोहा को लेना रहेगा, है ना, यानी कि लोहा में ही हमारा अच्छा जो है उष्मा का फ्लो होता है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाता है कि जो चारों ऑप्शन में ही यदि उष्मा का सबसे खराब चालक यदि पूछता तो आपको जो है एस्बेस्टॉस लेना रहता है ना। एस्बेस्टॉस आपको लेना रहता है। ये क्या है, खराब है भाई, इसमें जो है उष्मा का चालन जो है होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि ख़राब है, इसमें ढंग से होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, और दोनों टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, फिर हम लोग 2 अंक के टाइप के क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जहाँ पर पूछा यार नीचे दी गई कौन सी वस्तु में उष्मा का संचार संवहन द्वारा नहीं हो सकता है। तो चलो बताओ, ये जो हमारा संवहन प्रोसेस होता है यार, संवहन द्वारा नहीं हो सकता है पूछा है ना। तो देखो पानी में भी जो है संवहन का प्रोसेस होता है ना। पानी को हम लोग गर्म करते हैं, तो जो हमारा नीचे का जो गर्म पानी जब होता है तो ऊपर उठता है, ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है ना। इसलिए जो पानी जो है पानी में भी संवहन का प्रोसेस होता है। चाय बनाओगे यानी वही पानी वानी सब गर्म वर्म करके बनाया जाता है, तो इसमें भी संवहन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और जो हवा है इसमें भी संवहन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा है कि इसमें संवहन का प्रोसेस नहीं होता, तो संवहन का प्रोसेस जो है निर्वात में नहीं होता। इसको आप लोग ध्यान देना। ठीक है, और उम्मीद करूँगा आपको जो है जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे सारे आपसे बना होगा। कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं कमेंट करके बताइएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, इन्हीं में से आपको देखने को मिल सकता है यार। ठीक है, अब तो स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं 2 टाइप में से यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा 2 टाइप में है। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है, जब 2 वस्तुओं को जिनका तापमान एक दूसरे से अलग हो को संपर्क में लाया जाता है तो उन दोनों का तापमान समान क्यों हो जाता है। 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा है कि जब 2 वस्तु जिसका तापमान अलग अलग रहेगा, एक का कम रहेगा एक का ज़्यादा रहेगा, ठीक है, दोनों को संपर्क में लाएगा तो दोनों का तापमान समान क्यों हो जाता है, इसको यहाँ पर पूछा है। सिंपल सा इसका छोटा सा इसका आंसर था, इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है यार, गुप्त उष्मा किसे कहते हैं। ठीक है, वही लेटेंट हीट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप लोग को देख के जाना है, इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3 है, जहाँ पर पूछा है कि गैस से भरा गुब्बारा जो है आग के पास लाने से क्यों फूट जाता है। तो चलो बताओ, सबको मालूम होगा इसमें आयतन प्रसार होता है जिसके कारण फूट जाता है। इसे अच्छे से लिखना, 2 अंक का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, बनना चाहिए। अब देखो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4 जो है 2 अंक टाइम में विशिष्ट उष्माधारिता क्या है, इसको हमें आप यहाँ पर बताना है। इसमें आप लोग को विशिष्ट उष्मा का आप लोग डेफिनेशन लिख देना। ठीक है, और चाहो तो इसका मात्रक लिख देना। ठीक है, मात्रक या फिर इसका सूत्र को लिख दोगे तो यहाँ पर आपको 2 अंक मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी विशिष्ट उष्मा जो धारिता है ना, इसको जो 3 अंक का जो क्वेश्चन बनता है, ये जो विशिष्ट उष्मा धारिता है ना, ये जो 3 अंक का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो है इसका तो एक सेपरेट एक डेफिनेशन होता है जिसमें आपको 1 अंक मिलता है। ठीक है, और इसका फिर आप लोगों को इसका सूत्र लिखना रहता है, तो इसमें आप लोग को 1 नंबर मिलता है। ठीक है, और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है इसमें 1 अंक बनता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से जो है 3 अंक के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो कभी कभी 2 अंक में भी पूछा जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना इसको। ठीक है, 3 अंक में भी ये जो शामिल होगा इधर नीचे जब बताऊंगा। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन यार प्रश्न क्रमांक 5 है, उष्मा के संचरण क्या है, इसके केवल परिभाषा लिखिए एवं इसके कितने प्रकार होते हैं केवल नाम लिखिए, है ना। यहाँ पर पूछा है ना कि उष्मा के संचरण क्या है, यानी कि जो संचरण का परिभाषा आपको लिखना होगा, और उष्मा संचरण के इसके केवल परिभाषा लिखने के लिए बोला है ना, जो उष्मा संचरण है इसके केवल हमें परिभाषा को लिखना है, और इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 3 प्रकार होते हैं, और इसका केवल तीनों प्रकार के नाम लिख देना है, जो हमारा चालन संवहन विकिरण होता है इसको, तो यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है, यदि आपको गाइड वगैरह रिसोर्स में नहीं मिलता है तो बुक में दिया है भाई। ठीक है, बुक में है, जो हम लोग उष्मा का संचरण पढ़े थे वहाँ पर जो है इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, तो एक बार देख लेना। ठीक है, और यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा है यार 2 अंक में, यदि कमरे का तापमान पूछा जा चुका है ना, 2025 में हाल ही में आया था। पूछा है कि यदि कमरे का तापमान 0 डिग्री केल्विन है तो सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान कितना होगा। तो चलो बताओ, इसे जो है आपको 2025 में पूछा था। तो ये जो क्वेश्चन है जो है आपको
केल्विन को आप लोग को सेल्सियस में बदलने वाला जो है इसका आप लोग को जो हम लोग बनाते हैं न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग, इसके थ्रू आप लोग इसको बताना रहेगा। ठीक है, जिसे मैं आप लोग को बता दिए थे। ये जो क्वेश्चन आपको बुक से उठाए हैं ना, बुक में है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो बुक में जो भी क्वेश्चन है थोड़ा उसमें भी विशेष ध्यान देना है हम लोग को। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा 2 अंक टाइप के क्वेश्चन, इतने ही कुछ क्वेश्चन है यार। यदि 2 अंक से क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर सब 3 अंक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 3 अंक टाइप के जो क्वेश्चन यहाँ पर पहला मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 अंक टाइप में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, तापमान में इसको परिवर्तन वाला है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में परिवर्तन कीजिए। ठीक है, ऐसा पूछा है। ठीक है, और ये इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं मैं आपको बता दूँ किस प्रकार से बनाते हैं, है ना। इसको आप लोग इसका इस टाइप के यदि क्वेश्चन यदि आपसे बनता नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, एक बार जाके देख लेना। ठीक है, इसको मैं आपको अभ्यास के प्रश्न में थोड़ा अच्छे से बताया था। ठीक है, तो अभ्यास के प्रश्न के में 3 क्वेश्चन थे शायद। ये जो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने वाला, इसको मैंने आपको बताया था, और 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तन करने के लिए बताया था, है ना। तो यहाँ बस आप लोग जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको एक बार अच्छे से देख लेना। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और ये जो 3 अंक के लिए मोस्ट IMP है। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट IMP 3 अंक में ये जो क्वेश्चन आपको एक ना एक देखने को मिल ही जाता है हर साल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कब पूछा गया था। तो यहाँ पर 2024 के सेट बी में एक बार पूछा जा चुका है ना। 2019 और आपके 2025 में भी इसको पूछा जा चुका है ना। 2019 के सेट सी, 25 के सेट ए में इसको पूछा गया था। अब देखो 3 अंक के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, 3 अंक के जो क्वेश्चंस रहते हैं, ये जो है सभी सेटों में आपको समान देखने को नहीं मिलेगा। 3 अंक का जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो जो है सभी सेट में आपको अलग अलग देखने को मिलता है ना। एक क्वेश्चन पेपर आप लोग जब देखोगे तो 3 अंक के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें परिवर्तन करते हैं। जैसे ही 4 अंक में जब आप लोग जंप करोगे तो 4 अंक का जो क्वेश्चन रहेगा सभी सेटों में आपको समान देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि उसमें जो क्वेश्चन का जो नंबर है तो उसको आगे पीछे कर देते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर को। बाकी 4-5 अंक का जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहते हैं ना, वो रिपीट होते हैं सभी सेटों में। ठीक है, 3 अंक का जो क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा इधर उधर से कहीं से भी इसको ला के देते रहते हैं सभी सेट में, तो इसको सभी को अच्छे से करके देख लेना है। इधर आपको 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, 19 में, 24 में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके रख लेना। और यदि इससे भी बाहर के यदि क्वेश्चन पूछा जाता है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए यार। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। यहाँ बस पूछा यार, जल का महत्तम विशिष्ट ऊष्मा की दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। इसको अपने 2020 के सेट ए में और 2024 में पूछा जा चुका है। इस साल के लिए भी जो इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, 24 में पूछा जा चुका है, 20 में भी पूछा जा चुका है। तो ये वाला जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से देखना, जो जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा का दैनिक जीवन में कोई 3 उपयोग, इसको मैंने आपको अभ्यास के प्रश्न में बताया था। ठीक है, इसको आप लोग एक बार अच्छे जाकर देख लेना। 3 पॉइंट बताया था, एकदम सरल बताया था। ठीक है, इसको देख लेना यार। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है यार, प्रश्न क्रमांक 3 है। यहाँ पर 3 अंक टाइप में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के न्यूनतम और अधिकतम ताप का चित्र बनाकर प्रदर्शित कीजिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे काफ़ी बार पूछा जा चुका है। देख 2022 में इसको तीनों सेट में पूछ दिया था। 3 अंक का क्वेश्चन रहता है ना, इसको तीनों सेट में इसको घुमा दिया था ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना। इसको जो सिंपल हम लोग का डायग्राम है, जो हमारे सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है ना, सभी का जो है इसका डायग्राम को आप लोग याद रखना। और सबका जो है न्यूनतम ताप, अधिकतम ताप और इसका जो है नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य ताप क्या होता है, सबको आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, इसे सेल्सियस पैमाने में कितना होगा, है ना। यहाँ पर पूछा है, इसको 2017 तीनों सेट में इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, तीनों सेट में इसको जो है पूछा जा चुका है, जो कि है क्या है, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, इसे सेल्सियस पैमाने में कितना होगा। तो आप लोग को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का आप लोग को फार्मूला, सूत्र पता होगा, है ना। यहाँ पर एक साइड जो है फ़ारेनहाइट का सूत्र लेना, ठीक है, बराबर आप लोग को जो सेल्सियस का सूत्र लेना रहता है। ठीक है, और फिर इधर आप लोग सूत्र को लोगे, फिर सूत्र के अकॉर्डिंग आप लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर जो एफ़ का मान दिया हुआ है, तो एफ़ का मान को आप लोग यहाँ पर फिल करोगे एफ़ वाले पोर्शन में। ठीक है, एफ़ का मान 98.6 कर देना, फिर आप लोग पक्षांतर वगैरह करके सी का मान आप लोग थोड़ा सा निकाल लेना यार। ठीक है, हम यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के प्रभाव का हमारे दैनिक जीवन से जुड़े कुछ उदाहरण बताइए, अथवा निम्नलिखित को विस्तार से समझाइए करके पूछा है। ठीक है, ये जो दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का जो मतलब है एक है, इसको सेम टू सेम एज इट इज़ पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिख के आया हूँ। आपको दोनों भी प्रकार से क्वेश्चन से यदि पूछा जाता है तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है।
ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको 2017 के तीनों शेड में यहाँ पर आपको देखने को मिला था, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि जो क्वेश्चन हो यदि तीनों शेड में दे रहे हैं, यानी कि सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है ना। 4 अंक टाइप के क्वेश्चन को अधिकतर जो है सभी सेटों में देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सबके सब 3 अंक टाइप के क्वेश्चन है। 3 अंक यानी कि हमारे इस चैप्टर से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो है 3 अंक ही क्वेश्चन बन के आते हैं, है ना। तो 3 अंक में इन सभी क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तीनों सेट में पूछ रहे हैं, यानी कि ये सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ना इस टाइप के जो क्वेश्चन है। जैसे इसे तीनों सेट में पूछा जाता है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है ना, समझो 3 बार आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पूछा था इसके अंतर्गत हमें जो है ताप में वृद्धि और जो हमारा ऊष्मीय प्रसार जो होता है, ऊष्मीय प्रसार क्या क्या होता है यार, चलो बताओ। ऊष्मीय प्रसार यानी कि जो हमारा ठोस में ऊष्मीय प्रसार के अंतर्गत जो हमारा रेखीय प्रसार गुणांक है ना, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, इसको जो है थोड़ा सा एकदम छोटा छोटा इसको जो है सिंपल सा डेफिनेशन आपको बताना रहेगा, ठीक है। सिंपल सा, इसको जो है एकदम सूत्र वगैरह को भव्य रूप से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता देना है। और जो हमारा ताप में वृद्धि है ना, ताप में वृद्धि का इसका जो है थोड़ा सा एक सूत्र बन के आता है ना, जिसमें आप लोगों को विशिष्ट ऊष्मा वगैरह को यहाँ पर देखने को मिलता है। बस ताप में वृद्धि का थोड़ा डेफिनेशन लिख देना और इसका सूत्र लिख देना, हाँ ना, इसमें इसका काम बन जाएगा, ठीक है। बुक में आप लोगों को, जब मैं बुक को थोड़ा सा एक नज़र डलवा रहा था, है ना, बुक की ओर, तो वापस मैंने आपको और अच्छे से बता दी हूँ कि वहाँ से किस किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये वाला जो जब टॉपिक में हम लोग आए थे ताप में वृद्धि में, कहाँ से कहाँ तक लिखना है इसको मैं आपको बताया था, तो एक बार उसको भी देख लेना, नहीं यदि आपके पास समय है तो, और नहीं है तो आप लोग बाद में देख लेना, ताकि आपको पता हो कि किस पेज से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट है हमारा 3 अंक टाइप के क्वेश्चंस में। यहाँ पर पूछा है स्टूडेंट्स कि सीजीएस पद्धति और ऐसे पद्धति में ऊष्मा का मात्रा क्या है, दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ पर पूछा गया है, जो कि आपके 2023 के सेट बी में पूछा जा चुका है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। सीजीएस पद्धति और ऐसे पद्धति में जो हमारा ऊष्मा है इसका जो है मात्रा क्या होता है, दोनों में हमें एक तो संबंध बताना है, ठीक है। और ये जो है आपको बुक में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, बुक से लिए गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको तो ऊष्मा का जो है ऐसा ही मात्रा का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका सीजीएस पद्धति में भी इसका मात्रा जो पता होना चाहिए, और दोनों जो है इसके बीच थोड़ा सा एक छोटा सा संबंध है, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में देना, इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा यार हमारा 3 अंक टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। फिर हमने इधर देखा 2 अंक टाइप के क्वेश्चंस। उम्मीद करूँगा आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा गाइड को छांट के ले आया हूँ, ये जो हमारे चैप्टर है यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस है ना। और काफ़ी बार ये क्वेश्चंस को पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर हमने 1 अंक टाइप के बहुत सारे यहाँ पर हमने क्वेश्चंस देखा। यहाँ पर 1 अंक टाइप के जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया, सारे क्वेश्चन को आपके बुक से भी मैंने निकाला हूँ, कुछ क्वेश्चन को, है ना। कुछ क्वेश्चन यानी बहुत से क्वेश्चन जो है सारे पूछे भी जा चुके हैं, है ना। उम्मीद करूँगा यहाँ से आप लोग को जो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और देखो यार यहाँ पर जो, अरे यार देखो यार, यहाँ से ना जो 3 अंक टाइप के जो क्वेश्चन है, यहाँ पर से एक और विशेष ध्यान देना सभी लोग। ये जो हमारे 3 अंक टाइप के क्वेश्चन है ना, यहाँ से जो है हमारे जो है ऊष्मा के संचरण के जो 3 प्रकार होते हैं ना, चालन, संवहन, विकिरण, काफ़ी सिंपल है, उसको आप लोग देख ले रहना, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मोस्ट IMP है, जो हालांकि मैं यहाँ पर नहीं लिखा पाया था, एक बार इसको थोड़ा ध्यान देना। जो ऊष्मा संचरण के जो प्रकार है ना, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7-8 का लेना, ऊष्मा का संचरण, ठीक है। ऊष्मा के संचरण के अंतर्गत आप लोग को जो है चालन, संवहन और जो रेडिएशन होता है ना, विकिरण और विकिरण, ठीक है, विकिरण, ये तीनों क्या होता है इसको आप लोग को थोड़ा सा देखना है, क्योंकि 3 है, तीनों का छोटा छोटा परिभाषा बन सकता है ना, तो इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। 3 चीज़ है यहाँ पर, चालन, संवहन, विकिरण, तो तीनों का यहाँ पर आपको परिभाषा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देख लेना यार इसको, ठीक है। और ये जो तीनों है ना, इसमें थोड़ा सा अंतर भी पूछा जा सकता, और ये तीनों में जो है अंतर भी पूछा जा सकता है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि जो है इसका अंतर में यदि पूछा जाता है तो 3 अंतर पूछेगा, ठीक है। 3 अंतर या 2 अंतर, ऐसा जितना भी पूछे, तो अंतर में आप लोग सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन को लिख देना क्या होता है, और एक पॉइंट में इसका जो उदाहरण को लिख देना, और एक पॉइंट में इसका उपयोग को लिख देना यार, ठीक है, हो जाएगा फिर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है हमारा आज का क्वेश्चन यार। उम्मीद करूँगा स्टूडेंट्स आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और जो है आपका जो अध्याय 1 से संबंधित मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। अध्याय हम लोग 2 से संबंधित देख चुके हैं, 3 से संबंधित हम लोग देख चुके हैं, है ना। और उम्मीद करूँगा आप लोग को जो है अच्छे से ये जो है सब समझ में आए होंगे। और आप लोग को मैं मॉडल पेपर भी दिया था, देख लिए होंगे, और प्रैक्टिस भी लगा लिए होंगे अध्याय 1 से अध्याय 8 तक का, ठीक है। ये जो है मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि ये जो हमारे चैप्टर्स हैं यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। मैं आप लोग को जो मॉडल पेपर दिया हूँ ना, 3 मॉडल पेपर आप लोग को दिया हूँ, वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी सारे आप लोग को देखने को मिलेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में भी मिलेगा, और आपको जो है क्वार्टरली एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा स्टूडेंट्स आज का क्लास। उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना यार। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हमारा अगला चैप्टर है अध्याय 4, जो कि है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उस चैप्टर से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ाई करो यार, आपका त्रैमासिक परीक्षा आ गया है, ठीक है। वेल प्रिपेयर रहना है सबको, ठीक है।
ओके बाय।